जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है और इसलिए ई परीक्षा ने आपकी तैयारी के लिए मैथ्स मॉक टेस्ट आरंभ किए हैं, जिसके अंदर आज हमारी मॉक टेस्ट नंबर है 4। हमने पीछे के 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो उनका वीडियो सॉल्यूशन भी देख लीजिए और हमारे ई परीक्षा ऐप के माध्यम से आप उनको सबमिट भी कर दीजिए। कैसे सबमिट करना है? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आपने ई परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे लिखना है BHA3, रेफरल कोड में कितना लिखना है BHA3। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक कर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में नवोदय सैनिक RMC एग्जाम अपना गोल सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको क्विज में JNVST क्लास 6 फ्री मॉक टेस्ट सेलेक्ट करके ओपन करना है नवोदय न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम से आप अपना टेस्ट सबमिट करना चाहते हैं वो मीडियम अपना ओपन कर लीजिए। बाकी आपको अगर कोई भी समस्या आती है ई परीक्षा ऐप के माध्यम से किस तरह सबमिट करना नहीं पता चले तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट रहता है मॉक टेस्ट से संबंधित या कोई भी न्यूज़ से संबंधित वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाता है। तो telegram.me/नवोदय स्कूल जरूर विजिट कीजिएगा और नवोदयस्कूल.in विजिट कीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री क्विजेज PDF नोट सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नवोदयस्कूल.in वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। और ई परीक्षा ने आपकी इस बार निश्चित सफलता के लिए नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक तैयार किया है, जिसको आप 86963800 पर कॉल करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 2000 प्रश्नों की बुक 10 मॉडल पर और 10 OMR शीट आपको यहाँ से अवेलेबल करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। इस तरह से रीड करना है कि ये एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन है, उस समय आपको उसको किस तरह रीड करना है, फिर आपको इसको कैसे बनाना है, तो आपको ये मेरे साथ ये समझते जाना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ 2 डिजिट, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऑफ 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। ये हमें बताना है कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। देखिए जब भी आपको अगर टोटल नंबर्स फाइंड आउट करनी हो कितने भी डिजिट की, तो आपको मैं एक छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कुछ डिजिट्स की अगर आपको पता करनी हो, कुल संख्या अगर आप पता करनी हो कि किसी भी अंक की कुल संख्या कितनी है, तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जैसे मान लो आपको 2 डिजिट की फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले 2 लाइन्स लिखिए, उसके बाद में फर्स्ट डिजिट पे 9 लिखिए और बाकी जगह पे 0 लिख दीजिए। इसी तरह मान लो आपको 3 डिजिट या 3 अंकों की पता करनी है तो 3 डिजिट लिखिए, फर्स्ट डिजिट पे 9 लिखिए और दोनों जगह 0 लिख दीजिए। ये हमारी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट और टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट। क्योंकि देखो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, और कहाँ तक होती है 99 तक। तो 10 to 99 तक टोटल कितनी डिजिट्स होती है सर, 90 डिजिट्स होती है। ये एक ट्रिक याद रखना, ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 90 क्या है सर, इसका राइट आंसर है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, इससे आप कितनी भी डिजिट की टोटल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, कितने भी अंकों की कुल संख्या पता कर सकते हो। करना क्या है, जितनी डिजिट्स आपको काउंट करनी है उतनी लाइन्स लिखनी है और उसके बाद में फर्स्ट डिजिट पे 9 लिखना है और बाकी जगह पे 0 लिखना है, और ये हमारी क्या आ जाएगी, उस अंक की कुल संख्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एनी डिजिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स is subtracted from a number. The sum of its digits is subtracted from a number. Will the resulting number always be divisible by? Will the resulting number always be divisible by? एक संख्या है, उसके अंकों का जो योगफल है वो उसमें से घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा विभाजित होगी। तो ऐसे समय में क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स हमें एज्यूम करने, कुछ संख्याओं का हमें मानना है और फिर उसके अंकों को सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, और उसके बाद में हमें उसमें पता करना है कि ऐसी कौन सी नंबर है जिसका सब में उसमें डिवाइड हो रहा है। चलिए इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में आप 4 टाइप्स के नंबर ले लीजिए। कौन कौन से नंबर ले लीजिए, एक आप लीजिए इवन नंबर, ठीक है, एक तो सम संख्या लीजिए, क्योंकि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक संख्या है और उसके जो अंक है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने कहा 33, अब ये जो नंबर है इस नंबर में से इस नंबर के जो डिजिट्स का सम, यानी कि डिजिट्स का सम कितना हो गया 3 + 3 तो कितना हो गया 6, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए। ये कह रहा है कि इसके डिजिट्स को
द सम ऑफ its digit is subtracted from a number, sum of its digit is subtracted from a number, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। तो अंकों का क्या कर दो, योगफल, और उसमें से घटा दो। तो इस तरह जो आपके पास में रिजल्ट रहेगा, तो इसका अगर रिजल्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 27 आएगा। इस तरह कोई भी अगर आप रिजल्ट बचता है अलग अलग नंबर्स का, तो वो हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा। इसलिए आपको 4 टाइप्स के नंबर यहाँ पर काउंट करनी होती है। एक तो आप ले लीजिए इवन नंबर और सम संख्या, इसके बाद में एक नंबर हमें अज्यूम करनी पड़ेगी ओड नंबर या विषम संख्या। ऐसे कि उसमें क्या होता है कि 4 टाइप्स जितने नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स लेकर देख लीजिए, और सब में फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ सभी में अगर इस नंबर का डिवाइड जा रहा है मतलब ये नंबर होगा। इसके अलावा एक ले लीजिए हमारे पास में प्राइम नंबर, एक कौन से लिख लेते हैं, प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या। और इसके बाद में एक हम अज्यूम कर लेंगे कौन सी, कंपोजिट नंबर। एक कौन से ले लेते हैं, कंपोजिट नंबर। एक ले लेते हैं हम कंपोजिट नंबर, जिसे कहते हैं भाज्य संख्या। इस प्रकार हम 4 नंबर्स हम अज्यूम करेंगे और उनके फिर डिजिट का सम करके उसमें से माइनस करके देखेंगे कि सबका आंसर में कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है। चलिए इवन नंबर कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इवन नंबर 12 है। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 1 + 2 डिजिट्स का सम, अंकों का योग, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। तो 12 माइनस अगर 3 करोगे तो कितना रहेगा आपके पास में 9। चलिए एक ओड नंबर मान लीजिए, ओड नंबर ले लेते हैं 51, एक ओड नंबर होता है। इसमें से अगर इसके अंकों का योग या डिजिट्स का सम करेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, माइनस अगर 6 करोगे तो पीछे अपने पास में कितना रहेगा, 1 इधर से चला गया और 5 वहां से, तो पीछे कितना रहा सर हमारे पास में 45। चलिए एक और नंबर मान लीजिए अब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे 37 एक प्राइम नंबर होती है, अगर इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो 3 + 7 = कितना हो गया 10। तो 37 - 10, तो आपके पास में पीछे कितना रहेगा 27। देखो कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन आपके पास में ये 4 डिजिट्स तो नॉर्मल हमारे पास में हमने देखा था ना कि जब भी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें कम से कम 4 डिजिट्स तो हमारे पास होते हैं ना, इवन, ओड, प्राइम और कंपोजिट। इनके अंदर हम इस जो कंडीशन हमें दे रही है उस कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। अब एक कंपोजिट नंबर तो कोई भी ले सकते हैं, भाज्य संख्या। जैसे मान लो मैं ले लिया 82 एक कंपोजिट नंबर होता है। इसमें से इसके डिजिट्स का सम करना है, अंकों का योग माइनस करना। चलिए डिजिट्स का सम कर दिया, 8 और 2 कितना हो गया 10। 82 में से अगर 10 माइनस करोगे तो पीछे कितना रहेगा सर हमारे पास में 72 रहेगा। अब देखिए सर आपके पास में कौन कौन से नंबर आ गए, 9, 45, 27 और एक आ गया 72। अब ऐसा कौन सा नंबर हो जो सबको डिवाइड कर रहा है, क्या 2? सबसे पहला ऑप्शन कितना 2। एक बात बताइए क्या 9 में 2 का डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कर दो सर, क्रॉस कर दो। 5 देखते हैं 5 का डिवाइड, 9 में 5 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो सर ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं हो सकता। 8 क्या 9 में 8 का डिवाइड होगा, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। 9 चलिए चेक करते हैं सर 9 का इसमें तो डिवाइड हो रहा है, 9 5 जब 45 इसमें भी हो रहा है, 27 में भी 9 का हो रहा है और 72 में भी 9 का हो रहा है। इसका मतलब कि सर वो नंबर कौन सी है, वो नंबर 9 है जो इन सभी नंबर्स को क्या कर रही है सर, डिवाइड कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें एक संख्याओं को अज्यूम करना होता है। जैसे अलग अलग टाइप्स के हमने 2 या 3 एग्जांपल्स हमने अज्यूम कर लिए, 2 से 3 उदाहरण मान लीजिए और उसके अंदर क्या कीजिए, जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है उन कंडीशन को अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सभी इवन नंबर ले लो, सभी ओड नंबर ले लो, सभी प्राइम नंबर ले लो, आपको अलग अलग टाइप्स के नंबर लेनी है। इवन नंबर पे भी वो कंडीशन लगा के देखनी है, ओड पे, प्राइम पे, कंपोजिट पे, तो आपने अलग अलग नंबर, अलग अलग टाइप्स के नंबर ली और सब पे कंडीशन को अप्लाई करके आपने देखा तो फिर पता चला कि हाँ इस रही, क्योंकि अगर इवन लोगे तो सभी में 2 का डिवाइड हो जाएगा, अगर ऐसे नंबर ले लोगे सभी जो 5 से तो 5 का हो जाएगा। इसलिए आपको अलग अलग टाइप्स के नंबर लेने, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट। हमने चारों टाइप के नंबर ली, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, और उसके बाद में उसके अंदर इस कंडीशन को अप्लाई करके देखा कि क्वेश्चन में कहा हुआ था कि नंबर में से उसके नंबर्स के डिजिट्स को माइनस कर दो। फिर पता चला कि सबका जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आ रहा है, उसके अंदर केवल एक 9 ऐसा नंबर है जिसका सभी में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया सर 9 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको अज्यूम करना होता है नंबर्स को, तो उस समय आप कम से कम 4 नंबर्स अज्यूम कीजिएगा, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, और उनके ऊपर उस कंडीशन को अप्लाई करके देखिएगा। ऐसी एक कंडीशन होगी, ऐसा एक अपना ऑप्शन होगा जो सभी को पूरा कंप्लीट कर देगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप बना लेना आसानी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑन सिंप्लीफाइंग 1/13 7 + 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको जब आप सरल करते हो तो आपके पास परिणाम क्या रहता है। देखो सबसे पहले आप सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे सर, वी बोर्ड मास का यूज करेंगे। किसका करेंगे, वी बोर्ड मास का यूज करेंगे। एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/13। आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में पहले से लिखा होगा। 7 + 2
मल्टीप्लाई 5, 7 + 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, इसके बाद में +2 मल्टीप्लाई 13 +2 मल्टीप्लाई 13। चलिए सबसे पहले आप सबको पता है ब्रैकेट सोल्व होता है, और ब्रैकेट में पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई सोल्व होता है। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं। तो 1/13 ऐसा कैसा रख देते हैं इधर, यहाँ पर क्या करते हैं सर, यहाँ पर कर देते हैं 7 + 5 × 10, और 10 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 + 13 × कितना हो गया सर 26। चलिए इन सबको प्लस कर लेते हैं। 26 में अगर आप 7 प्लस कर दोगे तो पहले 7 प्लस कर दीजिए। 7 अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 33, और 33 में 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो ये कितना आ गया 143, और बाहर की तरफ कितना है 1/13। एक बात बताइए, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं रहेगा तो किसका साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का। तो 1/13 मल्टीप्लाई 143, 13 का इसमें डिवाइड हो सकता है क्या, 13 बन जा 13, और 11 टाइम हो गया। तो आंसर हमारे पास में कितना आ गया 11। आंसर कितना आ गया 11, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा राइट आंसर। तो ये तो एकदम से इजी क्वेश्चन था, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करने थे हमें, मल्टीप्लाई और एडिशन करके आसानी से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो इसमें वी बोर्ड मास का यूज किया, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, और उसके बाद में जो वी बोर्ड मास कहता है उसी के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाना। और बाहर की तरफ अगर कोई भी साइन नहीं रहे तो किसका साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ, इन सब का क्या करना है सर, हमें सम करना। तो ये तो एक एकदम से इजी क्वेश्चन हो गया। 6.6, इन सबको क्या करना है सर, योगफल करना। चलिए सर सबसे पहले इनको प्लस कर दे, जो सबसे ग्रेटर उसको सबसे पहले लिखो। तो 66.6006। देखो जब भी आप एडिशन कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखना। पहले क्या करना, पॉइंट, फिर इसकी इधर वाली 6 लिखो और इधर वाली 006 लिखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉइंट आगे पीछे होने से हमारा आंसर गलत हो जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी गलत हो जाता है। तो 606, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप भी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। नहीं क्या होगा कि ये इसके नीचे हो जाएगा, ये इसके नीचे हो जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जहां आपके पास में जगह रही है वहां पर सब में 0 लिख दीजिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपका आंसर से एकदम सही रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि 6 इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। 6 6 6 और 6 और 6 कितना होगा 2, और यहाँ पर 0.1 रहेगा कैरी। 6 1 2 3 4, तो 6 4 जा 24, और 1 कितना आ गया 5 25, और 2 यहाँ पर कैरी, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो अपना आंसर कितना आ गया 85.2666, 85.2666। ये हमारे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ध्यान से करना है ना ऐसे क्वेश्चन, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखो, फिर जो डिजिट्स इधर उधर है, जहां पर खाली जगह रह जाती है वहां पर क्या कर दो 0। पढ़ा था ना हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, समान और असमान, दशमलव भिन्न। तो पहले सबको क्या बनाने होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, यानी सबके जो पॉइंट्स या डिजिट्स क्या करने हैं, हमेशा हमें समान करने हैं। जब भी हम समान कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो उसके बाद में हम उनको आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं बिना हमारा आंसर गलत किए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, what is obtained by writing 0.0725 as the simplest fraction, 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 0.0725 को सबसे पहले पॉइंट हटाइए, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा 00725, और पॉइंट्स के बाद में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो डिवाइड में हमारे पास में कितने जीरो आ जाएंगे सर, 4 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। आपको पता है कि इधर वाले जीरो तो हट जाते हैं, इनका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 725/10000। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 25 का इजीली डिवाइड हो रहा है। अगर आपको 25 की टेबल आती हो तो ठीक है, नहीं फिर आप 5 का डिवाइड कर लीजिए। 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50, 25 2 जा कितना होता है 50, फिर कितना बचेगा 22, और 22 5, तो कितना आ जाएगा सर 25 9 जा 225, नीचे कीजिए 25 4 जा और 400। तो आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में 29/400, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए 29/400। इस बात का भी ध्यान रखना, आप एकदम से सही आंसर बनाए, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसके दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में चेंज क्या है, इसमें 129 है और इसमें एक जीरो ज्यादा है, इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, केवल आपको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना था, डिवाइड करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम ऑफ 25, 45 एंड 75।
25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम है। तो कितना ईजी है, केवल एलसीएम फाइंड आउट करना। तो कर लेते हैं 25, 45 और ये रहा सर 75। आपको पता चल रहा होगा कि तीनों में 5 का डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो आपको पता चल जाए कि तीनों में एक साथ डिवाइड हो सकता है, तो पहले आप ग्रेटर से भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि पहले 2, 3 से करो। 5 का क्या, तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और ये हमारे पास में कितना आ गया 15 5 जा 75। फिर से 5 का डिवाइड कर दीजिए, 1 9 में नहीं होगा और इसमें कितनी टाइम सर 3 टाइम। अब 3 का डिवाइड हो रहा है तो 1 9 और 1 3, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 में 9 में करेंगे तो 3 टाइम और 1, इसके बाद में 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 5 5 जा 25 और 25 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा सर 225 और आंसर कितना रहेगा हमारा 225। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब कि आपको क्या करने हैं, सबसे पहले 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप एक बात बताइए, अगर आपको मैं 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर लिखनी हो तो देखिए इसका भी एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखनी हो, ये आपको छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो। आपको क्या लिखनी हो, छोटी से छोटी। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको मान लो कि 2 डिजिट की लिखनी है तो 2 लाइन्स लिखिए, 3 डिजिट की लिखनी है तो 3 लाइन्स लिखिए, 4 डिजिट की लिखनी है तो 4 लाइन्स यहाँ पर लिखिए और सबसे पहले लिख दीजिए 1 और बाकी जगह 0 लिख दीजिए और ये हमारी क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट। 4 अंक, जितने भी अंकों की आपको संख्या लिखनी है उसकी छोटी से छोटी संख्या लिखने का यही सबसे बढ़िया मेथड होता है। यहाँ पर क्या लिखना है सर 4 डिजिट की, तो सर 4 डिजिट के लिए हमारे पास में कितनी हो जाएगी 4 0, तो 1 2 3 4 1 0। अब देखिए इसको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, गुणनफल मतलब जो हमने फैक्टर्स और मल्टीपल देखे थे उसमें प्राइम, वो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका क्या कर देना सर, इसका एलसीएम कर देना। इसका क्या कर देना एलसीएम। जब भी इसको प्राइम नंबर्स के रूप में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसका मतलब पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब हो गया कि सर इसका क्या पता करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स पता करना है। इसके क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स, इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल मतलब अभाज्य गुणनखंड इसके पता करने हैं। चलिए डिवाइड एलसीएम कीजिए, एलसीएम करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। फिर से आपको अगर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 250। अगर फिर से 0 तो 2 का डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और ये कितना आ जाएगा 25। अब देखिए 5 का डिवाइड हो रहा है, 5 का डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम आएगा हमारे पास में, अगर आप 125 में अगर आप 5 का डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास में कितना आएगा 25 5 जा 125। फिर से 5 का डिवाइड किया तो 5 टाइम और फिर से आपने 5 का डिवाइड किया तो कितना आया 1। अब देखिए कितना आ गया 2 2 2 5 5 5। तो ऑप्शन चूज कीजिए। सर इसमें 8 आ गया, नहीं हो सकता क्योंकि देखो 8 नहीं लिख सकते। आपको कहोगे सर तीनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 8 हो रहा है, लेकिन आपको अभाज्य संख्या लिखनी है उसमें, तो 4 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद में ये दोनों आपके नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 8 आ गया और इसमें हमारे पास में कितना आ गया 4, इसमें कितना आ गया 4 और इसमें कितना आ गया 8, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 5 5 5 2 2 2, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सर इसका राइट आंसर। ध्यान रखना अभाज्य संख्याएं पूछिए तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता क्योंकि आपको केवल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हम क्या कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ में उसके साथ में अगर कोई भी एक्स्ट्रा बात आती है, जैसे उसके साथ में कोई ट्रिक है या उसको बनाने की, तो वो भी हम इसके साथ में सीख रहे हैं ताकि उससे क्या होता है कि आपकी दोनों टाइप से आपकी तैयारी हो सके। आपको ये भी पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है और साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी ऐसी बात है जो आपको सीखनी जरूरी होती है उससे रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ से सीख लेनी है। तो यहाँ से आपके डबल बेनिफिट है। तो आपको इसी तरह क्या होता है कि आपको मॉक टेस्ट सबमिट करने हैं, उसके बाद में आपको इसके वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है, जिससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी नई नई बातें सीख सकेंगे और आप एग्जाम में और अच्छा अपना पेपर कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 and 180 इज 36। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर तो कौन सा 36 और वो दोनों नंबर्स कौन सी 72 and 180, देन इट्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं HCF। इसका मतलब HCF आपको गिवन है
फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, सेकंड नंबर आपको गिवन है और आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक कितना है 36 है, तो मसे कितना है 36, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक है, इसका लसा पता करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप सबको पता होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला कौन सा होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये तो था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस है गुणा मस है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस है गुणा मस है। ये हमारे पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जब आपको 2 नंबर्स गिवन हो और उनके एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन हो। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पता है 72 एंड 180, 72 एंड 180, तो ये नंबर 72, ये नंबर 180। आपको एलसीएम हमें नहीं पता लेस है और एचसीएफ आपको गिवन है कितना है सर 36, एचसीएफ कितना है 36, मस से कितना है 36। तो अब ये तो देखो 36 है, ये कहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 72 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में कितना आ गया 36 और इधर क्या रह गया सर एलसीएम या लेस रह गया। अब देखिए 36 का इसमें डिवाइड होता है, 36 2 जे कितना होता है 72 और 2 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 360 और ये हमारे पास में क्या रहेगा एलसीएम या क्या रहेगा लसे कितना रहेगा सर 360। तो आपका आंसर कितना आ गया 360, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा राइट आंसर। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, फर्स्ट संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मस है और इससे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब चाहे एलसीएम पूछे एचसीएफ पूछे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो आपको वैल्यू गिवन है उनको वैल्यू को पुटअप कीजिए, जो आपको नहीं पता उसको फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग, सरलीकरण करने पर क्या परिणाम आएगा। तो इसको सरलीकरण कर लेते हैं। देखो पहले मिक्स फ्रैक्शन उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 17 2 कितना होता है 34, 34 में 1 प्लस किया तो यहाँ पर कितना आ गया सर 35 अपॉन 17। और आपको पता है कि जो डिवाइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जब भी डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड के बाद वाले जो नंबर है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी उसमें क्या हो जाएगी सर उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे पलट देंगे, यानी कि 7/10 को 10/7 लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये वाली गलती हो जाती है बच्चों से और इससे आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखना मल्टीप्लाई, अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल रहे हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डिवाइड के बाद में अगर फ्रैक्शन नंबर लिखी हुई है तो उसका आप क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे, उसका व्युत्क्रम कर दोगे, उसको पलट दोगे, यानी कि उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दोगे, अंश को हर और हर को अंश बना दोगे। फिर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई 33 बन जाए 33 और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 और अपॉन कितना रहेगा सर हमारे पास में 33, अपॉन कितना रहेगा 33। अब देखिए कुछ नंबर यहाँ से डिवाइड हो रही है तो पहले उन्हें डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ से अगर डिवाइड करें तो 17 का 34 में कितने टाइम सर 2 टाइम, 7 का 5 में कितने टाइम सर 5 टाइम। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और अपॉन कितना आ गया 33। देखिए 33 का अगर आप 100 में डिवाइड कर रहे हो तो कितने टाइम सर 33 जा 99, माइनस का 1 करेंगे और ऐसे नंबर को वापस देखो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है ना यहाँ पर देखो 100/17, ये नहीं हो सकता तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो इसलिए यहाँ से u बनाइए, इस तरह क्या बना दीजिए एक u बनाइए। तो पहले कितना लिखा जाएगा 3, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 33, तो 3 1/33 और इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर 3 1/33, ये इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए ट्रेन लीव्स ए स्टेशन एट 2:15 PM विथ ए स्पीड ऑफ 72 km/h। एट व्हाट टाइम विल इट रीच ए स्टेशन 90 km अवे। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 बजे अपराह्न यानी कि दोपहर में अपराह्न PM दोपहर में चलती है 90 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। तो सिंपल सा है कि पहले इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि पहले ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी और उसके बाद में 90 किलोमीटर की दूरी पर 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा स्टेशन है, ये यहाँ से कितनी बजे चलती है इसका टाइम लिख लेते हैं 2:15 PM। सर दोपहर में 2:15 पर 2:15 PM या 2:15 अपराह्न पे यहाँ से स्टार्ट होती है और जब ये स्टार्ट होती है तो इसकी स्पीड कितनी रहती है, इसकी स्पीड रहती है 72 km/h। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है सर 72 km/h, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ये टाइम बताना है कि वो कितने बजे वहाँ तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले
काम कीजिए, ये देखिए कि यहाँ पर इनका कोई भी आपको यहाँ पर चेंज करना है क्या। आप कहोगे सर ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर में, तो कोई चेंज नहीं करना, हमें कोई चेंज नहीं करना। चलिए तो सिंपल सा है कि हमें टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमें तो टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता है कि समय का सूत्र क्या होता है सर, दूरी बटे चाल। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। चलिए सर समय का सूत्र डिस्टेंस कितनी है सर 90 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है सर 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 18 का डिवाइड होता है दोनों में, 18 5 जा 90 और 18 4 जा 72। तो अपने पास में कितना आ गया 5/4 आवर्स, 5/4 घंटे। एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं 5/4 को। अगर आप 5/4 को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे सर, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, ये 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 4 जा 60 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 मिनट, 75 मिनट 75 मिनट। तो 75 मिनट है, मतलब कि सर 60 मिनट में 1 आवर होता है। 60 मिनट में कितना होता है 1 आवर, तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे ना, एक 1 आवर में 60 मिनट और उसके साथ में कितना रह जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा 15 मिनट, पीछे कितना रह जाएगा 15 मिनट, क्योंकि 60 + 15 कितना होता है 75, 16 + 15 कितना होता है 75। तो 1 घंटा और 15 मिनट उसे पूरा समय लगेगा 90 किलोमीटर को तय करने में, 90 किलोमीटर को कवर करने में उसे 1 आवर एंड 15 मिनट टोटल टाइम लगेगा। तो 2:15 PM पे स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर कितना हो गया सर, ये हमारे पास में इधर आवर है और इधर क्या सर हमारे पास में मिनट है। तो उसके बाद में टाइम कितना लगा, मिनट कितने 15 और आवर कितना 1, तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा सर 3 और 30 और अभी भी क्या रहेगा सर PM ही रहेगा 1 घंटे बाद में। तो 3:30 PM या 3:30 अपराह्न पे क्या होगी सर, वो 3:30 देखो 3:30 PM 3:30 अपराह्न में क्या कर जाएगी सर, वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी, 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे इसको सोल्व किया जाता है। पहले इसको मिनट में देख लिया, फिर मिनट से जितने आवर में, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो इसमें से 60 बाहर निकाल दीजिए, पीछे कितना रहेगा 15, तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स ये हमारा क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। चलिए अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, जैसे फ्री नोट्स PDF ये सब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा। यहाँ से आप इजीली सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेस सब सबमिट कर सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, the difference between the length and breadth of a hole, the difference between the length and breadth of a hole is 23 meters. Length is greater than breadth. If the perimeter of the floor of the hole is 206 मीटर, ये हमें क्या गिवन है पेरीमीटर, ये हमें क्या गिवन है लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस यानी माइनस गिवन है, और लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर इन स्क्वायर मीटर्स। एक होल है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई में कितना सर 23 मीटर का अंतर है और लंबाई क्या सर चौड़ाई से अधिक है। यदि होल के फर्श का जो परिमाप है वो 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके क्या कीजिए सर, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको होल की लेंथ और ब्रीथ इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब कि सर हमें लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का हमें क्या गिवन है सर, उनका अंतर या डिफरेंस गिवन है, और वो कितना गिवन है सर 23 मीटर या 23 मीटर हमें पहले से गिवन है। इसके साथ में हमें क्या कहा कि फ्लोर का जो पेरीमीटर है, एक बात बताइए कि जो अगर आपका फ्लोर होगा वो कैसा है सर, रेक्टेंगल है। फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगल है, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रीथ है दोनों अलग अलग है, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, ये लिखा हुआ लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ है, इसका मतलब इक्वल तो है नहीं। अब अगर फ्लोर रेक्टेंगल हो जाएगा और रेक्टेंगल का अगर आपसे पेरीमीटर कहेगा तो आप क्या कहोगे सर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। अगर आपसे परिमाप कहेगा तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि जो फर्श है वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा ना। अगर होल की लेंथ और ब्रीथ अलग अलग है तो यही तो होल होता है। इसके ऊपर क्या कर देंगे सर, इसके ऊपर अगर इस तरह से मैं और बना दूं, इस तरह से और बना दूं तो ये अपना क्या बन जाएगा सर, होल बन जाएगा। तो नीचे का जो बन जाएगा, नीचे का जो होगा वो क्या बनेगा सर, हमारे पास में फर्श बनेगा ना नीचे का। इसको एक काम करते हैं यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा फर्श है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर, इसका होल का फर्श हो गया। तो ये लेंथ और ब्रीथ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई 2 ब्रैकेट L प्लस B, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है सर 206 मीटर। पेरीमीटर या परिमाप कितना दिया हुआ है सर 206 मीटर दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया 206 मीटर। अब देखिए यहाँ से जो 2 है ये अपना मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो लेंथ और ब्रीथ को मैं L प्लस B मान लेता हूँ,
इधर कितना आ जाएगा सर, अगर 206 में ये 2 डिवाइड कर दोगे तो L प्लस बी हमारे पास में कितना रहेगा 103 मीटर। अब देखिए आपको L प्लस बी मिल गया और L माइनस बी मिल गया। L माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 और L माइनस L प्लस बी इक्वेशन नंबर 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेना है। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है सर, यहाँ से प्लस कर लेना है। जब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप प्लस करते हो, यहाँ से देखना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, L माइनस बी में प्लस किसको कर देंगे, L प्लस बी को प्लस कर देंगे और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 23 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 103। देखिए बाहर की तरफ क्या है, इसको ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसको ब्रैकेट ओपन करते तो प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस रहेगा, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस रहेगा। अब इन दोनों को जब प्लस कर दोगे तो 126 मीटर आ जाएगा। अब देखिए बी से बी माइनस हो रहा है, बी से बी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। एक बी प्लस का एक बी माइनस का दोनों जीरो हो जाएंगे। एल और एल दोनों प्लस हो गए, कितने हो जाएंगे 12 और इधर कितना आ गया 126। अब 2 जो अपने पास है मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा सर, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 63। तो एल या लंबाई कितनी आ गई सर, हमारे पास में 63 आ गई। इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि देखो एल प्लस बी हमारे पास में कितना है, एल प्लस बी कितना है 103, जिसमें से केवल एल हमारे पास में कितना है 63। एल या लेंथ या लंबाई कितनी है 63 प्लस बी इज इक्वल टू 103। बी जब सोल्व करेंगे तो ये 63 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 103 में से 63 माइनस कर दीजिए तो बी या चौड़ाई हमारे पास में कितनी आ जाएगी 40 मीटर। ये हमारे पास में क्या आ गई चौड़ाई। अब हमें क्या पता करना है, इस फर्श का एरिया फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट कैसा हमारे पास में रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है सर लेंथ इनटू ब्रीथ। अगर आपसे आयत का मैं क्षेत्रफल पूछूं, अगर आयत का क्षेत्रफल कहूं तो आप क्या कहोगे सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या कहेंगे सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलिए आप लेंथ और ब्रीथ को लिख लीजिए 63 और 40, 63 मल्टीप्लाई 40, और जब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 25, तो 2520 ये हमारे पास में क्या आ गया मीटर स्क्वायर क्या रहेगा वर्ग मीटर। तो 2520 या 2520 हमारे पास में आंसर रहेगा। तो ये क्या रहेगा सर आंसर। तो छोटा सा क्वेश्चन था कि पहले आपको लेंथ और ब्रीथ आपको गिवन थी, उन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन था। ये कहा कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, मतलब इक्वल तो है नहीं, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। उसके बाद में कहा कि जो पेरीमीटर है जो फ्लोर का, तो फ्लोर क्या रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। उन दोनों का हमें गिवन था तो हमने वहां से एल प्लस बी मिल गया, तो एल प्लस बी और एल माइनस बी दोनों जब हमें पता चल गया तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा, तो हमने क्या किया, उनका योग करते हमारे पास में L निकल कर आ गया, लेंथ निकल कर आ गई, लंबाई आ गई। लंबाई को जब इस इक्वेशन नंबर 2 में लिखा तो वहां से ब्रीथ या चौड़ाई आ गई। अब लंबाई और चौड़ाई हमारे पास में दोनों है, लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड आउट कर ली, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ का यूज करके, लंबाई गुणा चौड़ाई का यूज करके। क्या आ गया सर हमारे पास में 2520 मीटर स्क्वायर आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, What is the decimal equivalent of 12 1/16? 12 1 सही 16, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो कितना इजी है कि सर केवल और केवल इसका डेसिमल हमें इक्विवेलेंट पूछा। तो सबसे पहले देखिए 12 1/16 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 16 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा। अगर आपको 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना आएगा, 12 6 जाए कितना होता है 72, 7 कैरी रहेगा, 12 बन जाए 12 और 7 कितना हो जाएगा 192, और 192 में जैसे ही प्लस करेंगे तो 193 अपॉन कितना रहेगा सर 16, तो 193/16 रहेगा। और अब क्या करना है सर, अब सिंपल सा है कि इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर, इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए। तो 193 में आप 16 का डिवाइड करोगे तो 16 बन जाए 16, माइनस करोगे तो कितना आएगा सर 3, तो 33, 16 2 जाए कितना हो जाएगा 32, माइनस करेंगे तो 1। अब ऊपर कोई नंबर नहीं है, पॉइंट लगाइए, 10 बनाइए। सर 10 में डिवाइड तो होता नहीं है, तो फिर से क्या लगिए 0 और फिर से 0 लिखिए। अब बताइए कितने टाइम होगा सर, 16 6 जा 96, 16 6 जा कितना होता है 96, माइनस कितना हो गया 4, यहाँ से बना 0, 16 2 जा 32, 16 2 जा कितना होता है 32, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 0, और 16 5 जा कितना होता है सर हमारे पास में 80, और ये आ गया आंसर कितना 12.0625, 12.0625। देखिए ये नहीं होगा 625 नहीं हो सकता, ठीक है 6025 नहीं,
0625, 12.0625 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए आपको ऑप्शन देखो सभी 12 दे दिया ना, सबके साथ में 12 दे दिया, लेकिन उसके बाद में 625, 6025, 0625, 0525, इसलिए आपको क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से की है। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है, आंसर को अच्छे से मैच करना है और उसके बाद में अपना ऑप्शन फिल करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू ₹1800, ₹1500 अमाउंट टू ₹1800 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1500 रुपए कितने वर्षों में 1800 रुपए हो जाएंगे। तो सिंपल सा है कि एक इसका डायग्राम आपको, मैंने पीछे भी जो मॉक टेस्ट किए थे उसमें भी ऐसा डायग्राम बना रहे थे ना कि सर 1500 रुपीज़ है, ये हमारे पास में 1500 रुपए हैं, जो कितने हो जाते हैं सर 1800 रुपए, 1800 रुपीज़ हो जाते हैं। और हाउ मेनी ईयर्स, हमें इसका टाइम ही तो फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास में कितने वर्ष लगेंगे इसमें, और इसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है सर। अब देखो यहाँ पर ये प्लस होगा, तो प्लस हमारे पास में क्या होता है सर, प्लस हमेशा इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है सर, हमेशा इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है सर, प्लस होता है। और ये कहा कि सर 8% पर एनम, और इसकी जो रेट है, ये रेट हमारे पास में कितनी गिवन है, रेट गिवन है सर 8% पर एनम, 8% दर कितनी है, 8% वार्षिक दर है, 8% क्या सर हमारे पास में वार्षिक दर है। अब हमें क्या पता करना है सर, हमें इसका टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो पहले तो ये देखिए कि इसमें इंक्रीज कितना हो गया सर, 300 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया, और जो इंक्रीज होता है वही हमारे पास में क्या होता है, इंटरेस्ट, या सर जिसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। और आप सबको पता है कि सर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जब सिंपल इंटरेस्ट में, तो टाइम का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई क्या होता है सर, रेट। अगर आपसे मैं समय का सूत्र पूछूं तो आप क्या कहोगे, समय का सूत्र होता है सर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, बटे मूलधन गुणा दर। अब यहाँ पर जब इनकी वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास में इंटरेस्ट कितना है सर 300 रुपीज मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर 1500, 1500 रुपए, और मल्टीप्लाई रेट कितने है सर 8%। देखो ये भी हमारे पास में ईयर्स में है और ये भी ईयर में है। अब क्या कीजिए सर, इसको आराम से सोल्व कर। देखो ये जरूरी है कि ये एनुअली है और ये भी एनुअली है, तो किसी को कोई चेंज नहीं करना, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, वार्षिक है और वर्ष में है। तो एक जीरो से इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हटा देते हैं। देखिए इस 15 का अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 15 टू 30 और 20, तो कितना आ गया सर 20/8। कितना आ गया सर हमारे पास में 20/8। क्या 20/8 में भी किसी का डिवाइड होता है, तो डिवाइड होता है ना, दोनों में 4 का डिवाइड होता है 5, और ये कितना हो गया 2, और 5/2 को क्या लिख सकते हो सर 2 1/2, और ये क्या हो गया सर 2 1/2 ईयर्स। कैसे लिखा, तो सिंपल सा है कि 2 का 5 में डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 1 रहेगा कैरी, तो इधर से जब इसका यू बनाएंगे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1/2 ईयर्स, तो 2 सही 1/2 वर्ष आएगा हमारे पास में, 2 1/2 ईयर्स, 2 सही 1/2 ईयर्स, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं 2.5 ईयर्स कहते हैं, 2 साल और 6 महीने भी कह सकते हो, या 2 साल और आधी वर्ष, 2 वर्ष और आधा वर्ष, जिसे 2.5 वर्ष भी हम कहते हैं। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर। तो सिंपल सा था कि 1500 1800 हुआ तो 300 का इंक्रीजमेंट हो गया, जो हमारे पास में इंटरेस्ट है ब्याज होता है, रेट आपको गिवन थी, टाइम का फॉर्मूला यूज करके हमने इसका टाइम फाइंड आउट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, when the price of bicycle is decreased by 20%, when the price of bicycle is decreased by 20%, its purchase demand, purchase और जिसे डिमांड भी कहते हैं, increases by 20%। प्राइस में क्या हुआ, डिक्रीज बाय 20%, और डिमांड जो थी, परचेजिंग जो थी, वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज बाय 20%। व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन स्टोर सेल्स। एक साइकिल की जो कीमत थी, कीमत में 20% की क्या हो गई, कमी होने पर उसकी खरीदारी या मांग में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि पहले हमें कुछ अज्यूम करना होता है, क्या कि यहाँ पर आपके पास में देखिए जो भी दुकान की बिक्री होती है, अगर हम दुकान की सेल्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं सर सेल्स, या सर जिसे क्या कहते हैं बिक्री, जो हमारे पास में जो सेल होगी या सर बिक्री जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये बात सुनना। एक बार आप समझना कि जैसे मान लीजिए आपके पास शॉप है और आपको मैं कहूँ कि बिक्री किस पे डिपेंड करेगी, तो आप कहोगे सर पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी कितनी बाईसाइकिल यहाँ से बाई हुई, कितनी हमारे पास में साइकिल हमने बेची है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, उसकी जो प्राइस है 1 बाईसाइकिल की जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान के चलते हैं कि बाईसाइकिल हमारे पास में कितनी है 100% है, बाईसाइकिल कितनी है 100%, क्योंकि परसेंटेज का है, और उसकी प्राइस भी कितनी है बाईसाइकिल
वन बाईसाइकिल की प्राइस कितनी है 100। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि आपके पास में 5 बिस्किट्स है और 1 बिस्कुट की 3 रुपीज़ है, तो आपके पास में टोटल कितने रुपीज़ आए सर? हमारे पास में 15 रुपीज़। जब आपने 5 पैकेट्स आपने सेल कर दिए, 5 पैकेट आपने बेच दिए, तो आपके पास में अगर 3 रुपये के हिसाब से देखें तो आपके पास में कितने रुपीज़ आए सर? 15 रुपीज़। तो आपके पास में 100 रुपीज़ थे। देखो आपने 100 क्यों लिया? 100 सर इसलिए लिया क्योंकि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन किसका? परसेंटेज का है। पता चला ना, डिक्रीज बाय परसेंट, इंक्रीज बाय परसेंट, परसेंटेज में कमी हो रही है और प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, तो आपको क्या करना? 100 लेना है। तो साइकिल भी कितने हमारे पास में? 100, और उसकी प्राइस भी 1 बाईसाइकिल की प्राइस भी कितनी है सर? 100 रुपीज़। 1 बाईसाइकिल की प्राइस भी कितनी है? 100 रुपीज़। तो हमारे पास में टोटल कितने रुपीज़ आए? 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो सर 10,000 आ गया। कितना आ गया? 10,000 ये हमारे पास में पहले आ रहा था। अब इसके बाद में इसमें कुछ चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि बाईसाइकिल की जो प्राइस थी उस प्राइस में तो क्या हो गया? 20% का डिक्रीज, 20% का डिक्रीज हो गया, जबकि बाईसाइकिल की सेल में क्या हो गया सर? हमारे पास में 20% का इंक्रीज हो गया। ये तो लिखा हुआ है, डिक्रीज प्राइस इन प्राइस डिक्रीज बाय 20% एंड परचेज इज इंक्रीज बाय 20%। कीमत में तो क्या होगी? 20% की कमी और खरीदारी में 20% की वृद्धि हो गई। अब यहां से देखिए, अगर आप देखो 100 लेने का यही फायदा होता है कि 100 का 20% भी 20 होता है और 100 का 40% भी 40 होता है। देखो 100 का अगर 20% 20 है, मतलब 100 में 20 की कमी कर दी, तो अब उसकी कीमत कितनी होगी सर? 80 रुपये। और 100 में 20% प्लस कर दिया, मतलब कि सर उसकी जो खरीदारी थी या परचेजिंग थी या डिमांड थी उसमें वो कितनी होगी सर? 120। मतलब इस बार आपने कितनी साइकिल बेच दी सर? 120। 120 साइकिल आपने बेच दी, 120 साइकिल क्या कर दी सर? सेल कर दी। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 12 8 जे कितना होता है? 96 और 20। तो सर इस बार हमें जो रुपीज़ मिले वो 9,600 रुपीज़ मिले। देखिए पहले आप 10,000 रुपीज़ की सेल हो रही थी, अब हमारे पास में कितनी हो रही है? 9,600। तो हमारे पास में क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? तो सर डिक्रीज हो गया। और कितने रुपीज़ का सर? 400 रुपीज़ का डिक्रीज हो गया। इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो सर 400 रुपये की हमारे बिक्री में कमी आ गई। 400 रुपीज़ का सेल्स में डिक्रीज हो गया। अब ये डिक्रीज किस पे हुआ सर? पहले वाली पे। तो टोटल परसेंटेज में डिक्रीज कितना हुआ? 400 का डिक्रीज हुआ। किस पे सर? 10,000 पे डिक्रीज हुआ। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10, 10 से 10, इधर इन 20 से 20 और लास्ट में कितना बचा सर? 4%। और इसका मतलब कि सर 4% का हमारे क्या हो गया सर? डिक्रीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से किए जाते हैं कि जैसे मान लो कि आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि चावल के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी तो बिक्री में इतनी हो गई, या फिर आपकी जो शुगर थी, शुगर की प्राइस में इतने परसेंट का इंक्रीज हो गया, तो जो परचेज था उसमें इतने % का डिक्रीज हो गया। तो उस समय क्या करना है कि आपको टोटल 100 ले लेना है। जैसे मान लो कि शुगर कितना केजी था? 100 केजी, और प्राइस भी कितनी थी? 100। फिर उसमें जो भी आपको जहां डिक्रीज कर रहा है, जहां इंक्रीज कर रहा है, उसको आपको डिक्रीज इंक्रीज करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बाईसाइकिल थी तो हमने माना कि पहले हमारे पास में 100 बाईसाइकिल्स थी और 1 बाईसाइकिल की प्राइस भी कितनी थी? 100। फिर 100 से कितना हो गया? 80, और इधर कितना हो गया? 100 से 120 बाईसाइकिल हमारी सेल हुई। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि पहले हम 10,000 रुपीज की सेल हो रही थी, 10,000 रुपए की बिक्री होती, उसके बाद में 9,600 रुपीज का सेल हो रहा है, 9,600 रुपए का हमारे पास में क्या हो रहा है सर? बिक्री हो रहा है। इसलिए ये हमारे पास में क्या हुआ? 400 रुपीज का डिक्रीज हो गया। 400 रुपए की हमारे पास में कमी आई सेल्स में, और इसलिए जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना है सर? 4% की क्या होगी? डिक्रीज। देखो ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा सर? राइट होगा, क्योंकि 4% की हमारे क्या हुई है सर? कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे क्वेश्चन को ना एक दो बार और सोल्व कीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए, पैटर्न से याद हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस तरह से ही आपके किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। तो सिंपल सा सर इसको सोल्व कर ही लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? पहले जो भी हमारे पास में जहां जहां हमें ब्रैकेट दिए हुए, देखो ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ईजी है। पहले हमारे पास में जो भी हमारे पास में ब्रैकेट दिए हुए पहले उसे सोल्व करते हैं। देखो ये एक ब्रैकेट है हमारे पास में, ये वाला ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है और एक ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, एक ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है। पहले हमेशा ब्रैकेट, क्योंकि वी बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो। वी बोर्ड मास क्या कहता है? पहले ब्रैकेट। इस क्रम से तो इस ऑर्डर से तो चलना है। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई कितना है? 2, प्लस इधर 16 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और मल्टीप्लाई कितना है? 2, प्लस 10 का 5 में करेंगे तो कितने टाइम? 2 टाइम, और 3 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब क्या करना है सर? सबसे पहले उसके बाद में डी करना है ना, एम से पहले डी सोल्व करना है। तो 4 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम? 2 टाइम,
उसके बाद में किसको सोल्व करना सर, मल्टीप्लाई को करना, तो 2 में 2 को 4 कर दोगे और इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10। चलिए प्लस कर लीजिए, कितना हो गया सर हमारे पास में आंसर मिलकर कितना आ गया सर 16, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। अब देखो कोई भी अगर इसमें छोटी मोटी भी मिस्टेक कर देगा, कई बार क्या होता है कि हम इसको इधर डिवाइड कर दें, हल्की सी भी मिस्टेक करने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी आपके पास में वैल्यू नहीं है कि जो आप ऐड नहीं कर सकते, जो आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। कितनी छोटी छोटी वैल्यू है, 20 में 5 का डिवाइड करना है, 16 में 8 का करना है, 10 में 5 का करना है, 3 में 2 प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और वो इजी प्लस करने हैं। बस करना क्या है कि कई बार इधर उधर करके इनको गलत मत कर देना, आपको पहले प्लस नहीं कर लेना। कई बार क्या करोगे 2 और 2 को प्लस करोगे 4, तो 4 में 4 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि वी बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। इस तरह से वी बोर्ड मास का यूज करते हुए इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में 16 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो ए सम ऑफ रुपीज 1600 अमाउंट्स टू रुपीज 720। इस तरह से एरो बना लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय। 1600 रुपीज कितने हो गए सर 720 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, वो भी किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे टाइम दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगी सर, वो यहाँ से मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है 600 720 तो 120 का इंक्रीज हो गया, टाइम 4 years है तो रेट फाइंड आउट कर लेंगे, और रेट में कितना कर दिया सर हमने 2% का इंक्रीज कर दिया। देन व्हाट विल द अमाउंट बिकम्स इन 4 years। तो फिर हमें न्यू अमाउंट जो होगी, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज कर देते हो तो नई अमाउंट हमारे पास में कितनी आएगी 4 years के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। 600 रुपए की जो राशि है वो राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 720 हो जाती है। यदि ब्याज की जो दर यहाँ से निकल कर आएगी जो थी उसमें 2% अधिक कर दी जाए, उसमें 2% की वृद्धि कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले जो हमें दिया उसका डायग्राम बनाते हैं। सर 600 रुपीज थे, 600 रुपए थे, जो हमारे कितने हो गए सर 720 720 रुपए हो गए। और टाइम कितना था इसके अंदर सर, यहाँ पर जो टाइम था वो 4 years था या 4 वर्ष था, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से इंक्रीज कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना बना 120 120 रुपए का क्या बन गया सर हमारे पास में इंटरेस्ट। ये हमारे पास में क्या हो गया सर इंटरेस्ट या ब्याज हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर वो नहीं पता, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। अगर आपको दर पता करनी होती तो उसका सूत्र क्या होता है, दर का सूत्र होता है सर हमारे पास में ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय, सर मूलधन कौन सा होता है, जो राशि हमने उधार दी थी या जो कन्वर्ट होती है। सबसे पहले जो हमने 600 रुपीज 720 में, मतलब 600 रुपीज क्या हो गए सर हमारे पास में मूलधन या फिर प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए इंटरेस्ट कितना हुआ सर 120 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 600 मल्टीप्लाई टाइम कितना सर हमारे पास में 4 years है। चलिए इसको सोल्व कीजिए तो 10 से 10 10 से 10 6 का अगर 120 में डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम, और पीछे कितना रह गया सर 20/4, तो ये कितनी आ गई सर 5%। और रेट किस में आती है सर हमेशा 5% पर एनम, क्योंकि ईयरली था ना, पहले ईयर में था, तो ये हमारे पास में पर एनम या फिर हमारे पास में क्या रहेगी सर वार्षिक रहेगी। तो 5% का क्या हो गया सर हमारे पास में रेट आ गई। कहाँ से फाइंड आउट की सर, इंटरेस्ट आपको पता है, टाइम आपको पता है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है, तो आप इजीली रेट फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद में क्या कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% का इंक्रीज कर दो, और अब बताइए कि 4 years में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, वो राशि कितनी हो जाएगी। अगर 2% अधिक कर दे तो वही 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो अब देखिए क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो रेट है, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी रेट या जो दर है हमारे पास में, उसमें 2% प्लस कर दो। तो पहले कितना है 5%, उसमें 2% प्लस कर दिया तो हमारे पास में कितना हो गया सर 7% या 7% हो गया। टाइम कितना है सर हमारे पास में, अभी भी टाइम हमारे पास में, समय हमारे पास में कितना है, वो हमारे पास में पहले से 4 years दिया हुआ है कि अभी भी हमें कितना दिया हुआ है 4 years गिवन है। और प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज नहीं है सर, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन जो है वो हमारे पास में कितना है सर, वही 600 रुपीज है। तो ये बताइए कि 600 रुपीज कितने हो जाएंगे, 600 रुपीज 4 years में कितने हो जाएंगे। जब हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो इसका मतलब पहले ये बताइए कि इसका इंटरेस्ट कितना होगा 7% से। तो 7% से इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, PRT/100 मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट 7% मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 years और अपॉन कितना है 100। 100 से 0 कट गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 7 जा 24, और 24 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 168 रुपीज क्या आ जाएगा हमारे पास में
इंटरेस्ट आ जाएगा। और जैसे ही 600 में 168 प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 768, 768 रुपये के आ जाएंगे सर हमारे पास में आंसर आ जाएंगे 760 रुपीज़, ये इसका आंसर आएगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था और अमाउंट मिश्र धन दिया हुआ था, उससे हमने इंटरेस्ट ब्याज फाइंड आउट किया, फिर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और टाइम का फॉर्मूला इन सब का यूज करते हुए हमने रेट फाइंड आउट कर ली, दर पता कर ली, ब्याज, मूलधन और समय का पता करके। फिर कहा कि रेट को 2% इंक्रीज कर दो, तो हमने 7% कर दिया। उसके बाद में कहा कि टाइम तो 4 ईयर्स है। अब बताइए कि जो 600 रुपीज है वो कितने हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, फिर इंटरेस्ट पता किया, PRT/100 का यूज करके, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 का यूज किया, और यूज करके हमारे पास में इंटरेस्ट या ब्याज कितना आया 168 रुपीज। इसके बाद में प्लस किया तो हमारे पास में टोटल अमाउंट है मिश्र धन कितना बना सर 768 रुपए, 768 रुपीज, ये हमारे पास में क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ए वायर इज 2 3/4 meter long. A wire is 2 3/4 meter long. It breaks into two parts. It breaks into two parts. One part is 5/8 meter more. One part is 5/8 meter more than the other part. What is the length of the larger part of the wire? एक तार है वो 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग जो है वो दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई बताइए। चलिए देखते हैं कि सर सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है सर, एक वायर गिवन है। ये हमारे पास में मान लेते हैं कि एक तार है, ये हमारे पास में क्या है तार, और इसकी लेंथ कितनी है 2 3/4। तो पहले क्या करते हैं सर, इस 2 3/4 को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 3/4 को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 4 2 या 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस कीजिए, 8 और 3 हमारे पास में कितना हो जाएगा 11। तो सर इस टोटल लेंथ कितनी है इसकी 11/4, कितनी लेंथ है सर इसकी 11/4 है, इसकी कितनी है 11/4 मीटर, 11/4 मीटर क्या सर इसकी टोटल लेंथ है। अब ये क्या हो जाता है सर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और होता क्या है कि जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है कि एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से सर 5/8 मीटर मोर देन है। तो दूसरा पार्ट कितना है सर हमारा 5/8 मीटर मोर देन है, 5/8 मीटर क्या सर मोर देन है। इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5/8 का हमारे पास में क्या है डिफरेंस है। एक काम कीजिए, ऐसे मान लेते कि सर ये मान लेते कि ये वाला पार्ट हमारे पास में अक्स है, ये वाला पार्ट कितना है अक्स है, तो टोटल कितना है 11/4 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 11/4 में से अगर मैं हटा देता हूँ तभी तो ये वाला बचेगा ना, उसमें से अक्स माइनस कर देते हैं। सर अक्स माइनस क्यों किया, देखो ये इसलिए किया कि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना है अक्स, और टोटल ये कितना है 11/4, 11/4 है टोटल, उसमें से इस अक्स को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, उसमें से अगर इस अक्स को अगर यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ, उसमें से अगर अक्स को माइनस कर देता हूँ तो ये वाला रहेगा ना हमारे पास में। तो टोटल कितना है 11/4, और 11/4 में से अक्स को माइनस कर दो तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब इसका यूज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 5/8 का, 5/8 का क्या रहेगा सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि ये वाला इससे कितना बड़ा है सर 5/8 ही तो बड़ा है, 5/8 मीटर 5/8 मीटर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों का माइनस कर देते हैं, तो अक्स में से ये अक्स माइनस है और इसमें से सेकेंड पार्ट 11/4 माइनस अक्स यहाँ से माइनस कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 5/8। यहाँ पर एक छोटी सी गलती मत कर देना, क्या कि इसको जल्दबाजी में माइनस मत लिख देना। देखो इसको ओपन करना है, पहले ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखना है। अब ये माइनस का है और ये यहाँ पर कैसा प्लस का, तो माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस बनाते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या रहेगा माइनस का 11/4, अब ये माइनस का और अंदर अक्स भी माइनस का, और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं सर प्लस बनाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा प्लस का अक्स, और ये इधर क्या आ जाएगा 5/18। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको अक्स माइनस 11/4 माइनस अक्स लिखेंगे, ये हमारे पास अक्स से अक्स काट देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपकी ब्रैकेट में है और ब्रैकेट को बाहर माइनस की तरफ ओपन करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। चलिए अब एक काम कीजिए कि ये वाला आपको सबको पता है कि ये वाला इसके साथ का नहीं है, ये वाला इसकी फैमिली का है, ये इसके परिवार का, तो इसको उधर भेज दीजिए, और अक्स और अक्स दोनों आपस में प्लस होके क्या बन जाएंगे 2x बन जाएंगे। तो सर ये इधर तो कितना बन गया, इसको यहां लिख देता हूं मैं, है ना, ये यहां से हटा देते हैं, ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं। तो सर ये इधर अक्स और अक्स तो कितना हो गया 2x, और 5/8 पहले से इधर है, और ये माइनस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, नेगेटिव इधर आके क्या हो जाता है सर पॉजिटिव हो जाता है, तो 11/4। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। सर 8 और 4 का अगर एलसीएम करोगे तो 8 आएगा, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5, प्लस
4 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 22, और इधर कितना रहेगा सर 2x। इनको चलिए प्लस कर लीजिए, 22 में अगर 5 प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 27/8। कितना आ जाएगा सर 27/8। अब यहाँ से देखिए हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में उधर जाके, तो 27/8 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, तो ये टोटल कितना आ गया 27/16। तो सर x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, x की वैल्यू है सर हमारे पास में 27/8। इसका मतलब कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारे पास में कितना है 27/16, ये पार्ट है। सेकंड पार्ट कितना बच गया, तो सेकंड पार्ट के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 11/4 में से x माइनस करना था, तो x की जगह वैल्यू रख दीजिए 11/4 में से 27/16 रख दी, इसको कर दीजिए माइनस। चलिए माइनस कीजिए तो 16 आपका डिवाइड आ जाएगा, 4 का यहाँ पर 4 टाइम तो 44, माइनस 16 का 1 टाइम तो कितना हो जाएगा 27। चलिए 27 माइनस कीजिए, तो 27 माइनस करोगे तो 14, और 3 हमारे पास में कितना हो जाएगा 17 अपॉन कितना आ जाएगा सर 16। ये हमारे पास में कितना आ गया 17/16। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 17/16। अब इनमें से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये कैसे पता करोगे, देखो आपने जब सोल्व किया था उस समय x को ग्रेटर लिया था ना, क्योंकि x में से इसको माइनस किया था, ग्रेटर में से स्मॉलर को ही तो माइनस किया था, तो हमने पहले से इसको क्या मान रखा है सर ये हमारा स्मॉलर पार्ट है, ये हमारा छोटा भाग है, क्योंकि देखो इसमें से इसको माइनस किया ना, x में से माइनस किसको किया सर, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया, तभी तो 5/8 हमारा डिफरेंस रहा था। तो हमने ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया था, और ग्रेटर पार्ट हमारे पास में कितना है 27/16। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा, लार्जर पार्ट या बड़े भाग, तो बड़े भाग की लंबाई कितनी है 27/16। कितनी है सर 27/16। लेकिन सर यहाँ पर कहीं भी आपके पास में 27/16 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 16 बन जा 16, क्योंकि 16 हो जाए तो 32 हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7 और 4 कितना आ जाएगा सर 11। चलिए इनको यू बना दीजिए, 111/16 मीटर, तो 111/16 मीटर, 11 से 16 मीटर। अब देखो ये मत कर देना जल्दबाजी में, ये 1/16 लिखा हुआ है, ये 1/16 लिखा हुआ और ये 11/16 लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था कि आपको देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा फ्रैक्शन दे दिया, और जब फ्रैक्शन नहीं देता तो हम नॉर्मल नंबर देता तो वैसे कर लेते, फ्रैक्शन दे दिया तो कोई इशू नहीं है। फ्रैक्शन वालों को पहले कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करने के बाद में एक को अक्स माना, दूसरे को इसमें से माइनस कर दिया। हमने पहले से इस अक्स को ग्रेटर पार्ट मान रखा, हमने ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया, तभी तो 5/8 आया था। तो हमने इसको इजीली यहाँ से इसको माइनस किया, माइनस करने पर अक्स की वैल्यू आई, तो अक्स की वैल्यू आते क्या हो गया सर 27/16 आ गया, और यही हमारे पास में क्या रहती है सर, इसकी वैल्यू रहती है 111/16। ये हमारे पास में टोटल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए लीड क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो क्यूब है और क्यूब की साइड कितनी है सर 6 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू मेक 27 identical cubes, 27 identical cubes. What is the length of the side of each small cube thus formed? इसका मतलब सर एक क्यूब है लेड का जो 6 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उससे हमें 27 आइडेंटिकल क्यूब्स मेक करने हैं। उसके बाद में हमें यह बताना है कि जो छोटे छोटे जो 27 क्यूब्स बने हैं उनकी ईच साइड कितनी होगी, वो जो ईच स्मॉलर क्यूब होगा उसकी साइड कितनी होगी। शीशे का एक घन है और शीशे के एक घन जिसकी भुजा कितनी है सर 6 सेमी, जिसकी भुजा कितनी है 6 सेमी है, को पिघला दिया, और पिघलाकर हमें 27 एक समान घन बनाने हैं। 27 क्या बनाने, एक समान बराबर बराबर हमें 27 घन बनाने हैं। और इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बताओ। एक बात बताओ, जब भी आप किसी भी अगर आपको कोई भी आपके पास में ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी है, उसको अगर आप मेल्ट करते हो या पिघलाते हो तो आप किसको पिघलाते हो सर, हमेशा जब भी आप मेल्ट करते हो ध्यान रखना, अगर आप किसी को भी मेल्ट कर रहे हो या किसी को भी अगर आप पिघला रहे हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर टाइप का अगर आपके पास में, तो कुछ भी आप पिघला रहे हो तो हमेशा आप उसके वॉल्यूम को क्या करते हो सर, पिघलाते हो, यानी उसके आयतन को काम में लोगे और उसी आयतन से क्या कर दोगे, दूसरे का आयतन बनाओगे, उसी आयतन से क्या बनाओगे, दूसरे का आयतन बनाओगे, उसी वॉल्यूम से सेकंड का यूनिट वॉल्यूम आप काउंट करोगे। चलिए सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि सर आपके पास में जो 6 सेंटीमीटर का जो क्यूब बना हुआ है, मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास में यहाँ पर एक क्यूब बना देता हूं मैं ना, ये देखिए कि ये आपके पास में क्यूब है
और इसकी जो साइड है वो कितनी है सर हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है 6, मतलब कि सर ऑल साइड्स क्या होती है सर इसकी इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड कितनी है सर इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो सभी साइड्स क्या है सर इसकी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम होगा ना, इसके वॉल्यूम को हमें चेंज करना है, लेकिन पहले इसका वॉल्यूम तो फाइंड आउट करो। और अगर आपसे क्यूब का वॉल्यूम पूछे तो आप क्या कहोगे सर, हम कहेंगे सर साइड का क्यूब, साइड क्यूब मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर इसका आयतन अगर आपको पता करना होगा तो आयतन क्या होता है सर इसका भुजा क्यूब, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो साइड कितनी है 6, और 6 सेंटीमीटर का अगर आप क्यूब करोगे तो 6 का कितना होता है 216, और या फिर 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 6 तो भी आपका कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या सर इसका टोटल वॉल्यूम, इसका क्या है सर टोटल वॉल्यूम है। और हमें क्या करना है इस वॉल्यूम को 27 क्यूब्स, इसके छोटे छोटे क्या बनाने हैं, हमें 27 क्यूब्स बनाने हैं। इसका मतलब इससे कितने क्यूब्स बनाने हैं सर, इससे हमें 27 क्यूब्स बनाने हैं, इससे हमें 27 क्यूब्स हमें बनाने 27 गन बनाने। तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास में 27 दोस्त हैं और आपके पास में 216 चॉकलेट्स हैं, इन 27 दोस्तों में बांटनी है। तो आप बताइए कि 216 में अगर मैं 27 का डिवाइड कर दूंगा तो हर एक के पास में कितनी आएगी, तो सर 216/27 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास में हर एक क्यूब का वॉल्यूम रहेगा। तो उसका भी क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या बनेगा वॉल्यूम बनेगा। तो मतलब कि सर अगर आप एक क्यूब का अगर फाइंड आउट करोगे 27 का तो हो गया, 27 का तो टोटल कितना है 216, क्योंकि इससे मिलकर कितना बनाता 27 बनाता ना, ये पूरा किसके इक्वल है सर 27 के इक्वल है, क्योंकि छोटे छोटे इससे सारे बने तो सर इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है 27 क्यूब्स के इक्वल है। लेकिन अगर मुझे 1 क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एक घन का अगर आपको आयतन पता करना है तो क्या करेंगे सर इस टोटल में 27 का पता कर देंगे। देखो ये 27 के इक्वल कैसे हुआ कि सर ये जो 27 क्यूब्स है ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये टोटल वाला बनाता ना, क्योंकि इससे तो हमने 27 बनाए थे। इसका मतलब 27 क्यूब्स का वॉल्यूम भी कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन हमें 1 क्यूब या एक घन का अगर पता करना हो तो कितना करेंगे सर 216/27, इसमें क्या कर देंगे 27 का डिवाइड कर देंगे। अब हमें कह रहा है कि इसकी साइड कितनी है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा कितनी है, साइड ऑफ ईच स्मॉल क्यूब। तो इसकी अगर साइड फाइंड आउट करनी हो तो साइड कैसे करते हैं सर, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब या भुजा क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना 216/27 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में किसका इसका वॉल्यूम है। देखो अगर आप इधर से इसका क्यूब हटाओगे तो दूसरी साइड क्या चला जाएगा, साइड या भुजा हमारे पास में कितनी रह जाएगी, इधर बन जाएगा क्यूब रूट, इधर क्या बन जाएगा क्यूब रूट या घनमूल 216/27। अब देखिए ये जो क्यूब रूट है ये किसका क्यूब रूट है 216 6 का, और 27 किसका होता है 3 का। अब अगर इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी सर 2 सेंटीमीटर या 2 सेमी क्या रहेगी भुजा रहेगी। तो कितना इजी क्वेश्चन है कि आपको पहले क्यूब दे रखा है जिसकी 6 सेंटीमीटर साइड है, और फिर कहा कि इस क्यूब से हमने 27 क्यूब्स बना लिए मेल्टेड करके इसको पिघलाकर। इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर है सर 27 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल है, 27 घनों के आयतन के बराबर है। तो हमें जब एक घन का आयतन या 1 क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो 27 का डिवाइड कर दिया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, फिर हमने क्यूब हटाया तो इसका क्या कर देंगे क्यूब रूट या घनमूल कर देंगे, इसलिए हमारे क्या आ गई 2 सेंटीमीटर की आ गई सर हमारे पास में साइड। और वो प्रत्येक छोटे घन की या साइड ऑफ ईच स्मॉल क्यूब कितनी है सर 2 सेंटीमीटर है, कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2.0 को भी क्या लिखते हैं सर 2 सेंटीमीटर ही लिखते हैं। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2.0 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ये रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन वापस से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए क्वेश्चन। वापिस से देखेगा इस क्वेश्चन को, वैसे इजी क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 2100, 2100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। जब भी प्राइम फैक्टर पता करने हो तो किसी भी नंबर का एलसीएम कर दो, किसी भी नंबर का क्या कर दो एलसीएम कर दो। वैसे आप ऑप्शन देख के भी पता कर सकते हो। देखो ये इसमें सभी नंबर प्राइम फैक्टर्स होने, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको कट कर दो। इसमें देखिए ये सर ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 5 का डिवाइड होता है, ये भी नहीं है। आप सबको पता ना प्राइम या अभाज्य कौन सी होती है सर, ऐसे नंबर जिसमें ओनली 1 और उस नंबर का 2 का डिवाइड होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी थर्ड नंबर का डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसमें सभी नंबर कैसे प्राइम, सर इसमें प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको मान लो 2 ऑप्शन एक जैसे दिखाए जाए तो फिर आपको क्या करना है एलसीएम। एलसीएम करेंगे तो क्या करेंगे सर, अगर 2 का एलसीएम करोगे तो 1 0 5 0, उसके बाद में फिर से 2 का डिवाइड करोगे लास्ट में 0 होने के कारण, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 2 5। उसके बाद में किसका हो जाएगा सर 5 और 5 10 और 2 12, तो सर अभी 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 175। अब 3 का नहीं हो रहा तो किसका कर दे सर 5 का, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 का करेंगे तो कितने टाइम हो गया 35 टाइम। उसके बाद में किसका हो गया सर 35 में फिर से 5 का डिवाइड किया तो हमारे पास में कितना आ गया 7 टाइम, और उसके बाद में इसमें 7 का किया तो 1 आ गया। तो 2 2
3557 ऐसे कर सकते हो, या यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे प्राइम फैक्टर्स तो ऑल नंबर्स क्या होने चाहिए सर हमारे पास में प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपको एक ही ऑप्शन मिले तो आप सीधा टिक लगा दीजिए। मोर देन वन ऑप्शन अगर एक जैसे हो तो आपको क्या करना है, फिर फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एलसीएम करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में मैं पता है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम भी नहीं करना था, केवल ये चेक करना था कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑल नंबर्स प्राइम नंबर्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, the length of a room is 15 meters. The length of a room is 15 meters. Its entire floor is covered with 7,500 tiles. 7,500 tiles of dimensions 15 centimeter multiply 12 centimeters. What is the width of the room? एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, उसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी गुणा 12 सेमी की 15 सेमी गुणा 12 सेमी विमाओं की 7500 टाइलें लगाई जाती है। तो कमरे की चौड़ाई क्या है, कमरे की चौड़ाई क्या है? तो पहले तो देखिए हमें एक काम करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि सर रूम क्या है, एक क्यूबॉइड है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है। तो पहले यहाँ से सर एक क्यूबॉइड बनाते हैं, पहले यहाँ से क्या बनाते हैं सर एक क्यूबॉइड बनाते हैं। तो ये लीजिए यहाँ से एक क्यूबॉइड बना लिया हमने, एक घनाभ यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक ये हमने घनाभ ड्रॉ कर लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि डायग्राम बनाने से अच्छे समझ में आते हैं। तो ये हमने घनाभ बना लिया। अब क्या कहा कि सर इसके फ्लोर पे हमने क्या कर दी सर, टाइल्स लगा दी। इसके फ्लोर पे क्या लगा दी, टाइल। और इस पे कितनी टाइल्स लगी है सर, लेंथ और ब्रेथ होती है ना फ्लोर पे। तो सर फ्लोर पे टोटल हमने टाइल कितनी लगाई, टोटल जो टाइल्स हैं वो कितनी है सर 7500, 7,500 टोटल टाइल्स हमने यूज किए। 7,500 टोटल हमने टाइल क्या कर दी सर, यूज कर दी। इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितनी है सर 15 मीटर है। लेंथ कितनी है सर 15 मीटर है। ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। और टाइल की जो डायमेंशंस है या जो टाइलों की जो विमाएं हैं वो विमा कितनी है सर 15 सेमी गुणा 12 सेमी। और टाइल हमने कितनी लगाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारे पास में क्या लेंथ और ये क्या ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन देखिए सर ये हमारे पास में मीटर में और ये हमारे पास में सेंटीमीटर में। तो पहले सर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। और एक बात बताओ सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे कि सर ये हमारे पास में क्या है स्मॉलर और ये हमारे पास में ग्रेटर। तो छोटा वाला बड़े की तरफ क्या करता है सर, भाग कर जाता है। मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और किसका सर 100 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितना हो गया 15/100 मीटर। और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया सर 12/100 मीटर। और ये हमारे पास में क्या हो गया सर टोटल इसकी टाइल्स की डायमेंशंस होगी, टाइल की विमाएं होगी, और वो भी किस में होगी, मीटर में। एक बात देखिए, आप सबको पता है कि ये हमारे पास में रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो फ्लोर क्या हो गया, फ्लोर हमारे पास में क्या हो गया सर, फ्लोर हमारे पास में हो गया रेक्टेंगल। फ्लोर हमारे पास में क्या बनकर आ गया, फ्लोर हमारे पास में रेक्टेंगल बन गया या सर आयत बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्योंकि देखो टाइल कहाँ पर लगेगी, टाइल हमेशा एरिया पे लगाई जाती है। टाइल जो होती है वो हमेशा टोटल एरिया पे तो लगी है ना, टोटल क्षेत्रफल पे लगी है। तो इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो आप सबको पता है कि सर लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाती है। और जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स अगर फाइंड आउट करनी होती है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी होती है, टोटल टाइल्स में अगर कहूँ कि कुल टाइल्स कितनी लगी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो सर। सबसे पहले यहाँ पर फ्लोर का एरिया लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए फ्लोर का एरिया, और उसके बाद में 1 टाइल का एरिया लिखिए। यानी कि पहले आप फर्श का क्षेत्रफल लिखिए और उसके अंदर भाग या डिवाइड किसका कर दीजिए, टाइल के क्षेत्रफल का डिवाइड कर दीजिए। तो सर फ्लोर का एरिया क्या हो गया सर हमारे पास में, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। और टाइल भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, टाइल का भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो फ्लोर का एरिया हमारे पास में कितनी रहेगी सर, फ्लोर का लेंथ कितना है 15 मीटर है। तो ये तो हो गया सर हमारे पास में 15 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास में अभी है नहीं। टाइल का एरिया कितना है, टाइल का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 15/100 और 12/100 मीटर, इसीलिए मीटर में कन्वर्ट किया था इनको। 15/100 मीटर मल्टीप्लाई 12/100 मीटर, ये मीटर है। और टोटल टाइल्स कितनी है ये भी हमें पता है, कितनी है सर, कितनी है 7,500 टाइल्स यहाँ पर पहले से दी हुई है। तो अब देखिए हमें केवल और केवल बी निकालना है, तो सभी नंबर्स क्या चले जाएंगे सर, उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन सर पहले एक काम कीजिए, पहले क्या कीजिए, पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि यहाँ पर इसको और अच्छे से और ज़्यादा नंबर लिख सके। पहले सर जो भी आपकी डिवाइड में है, पहले वो डिवाइड वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे ना। डिवाइड वाले 100 दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 15 मल्टीप्लाई बी अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 12 नीचे रहेगा। और दोनों 100 कहाँ चले जाएंगे सर, ऊपर की तरफ चले जाएंगे।
अब यहाँ से b को तो इधर रखें और बाकी सारे नंबर्स को कहाँ चले जाएं, उस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए 7500 पहले से इधर है, ये दोनों जो डिवाइड में है ये दोनों तो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में वो सब कहाँ चले जाएंगे सर, हमारे डिवाइड में चले जाएंगे, और इधर हमारे पास में क्या रहेगा, b यहाँ पर वृत्त रहेगी। अब सबसे पहले जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड करते हैं, 15 का 15 में डिवाइड कर दिया, 20 से 20 हटा दिया। फिर देखो सर 75 यहाँ पर है, यहाँ पर 100 है, दोनों में 25 का डिवाइड हो रहा है, तो 25 का डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं तो कितनी 4 टाइम, और इधर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 3 टाइम। इसके बाद में सर और भी नंबर है, जैसे इस 4 का इस 12 में डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम सर, 3 टाइम्स होता है, क्योंकि 4 का अगर 4 का 12 में भाग देंगे 3 टाइम होगा, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 3। अब सर यहाँ भी 3 रहा, यहाँ भी 3 रहा, तो 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास में आंसर कितना आता है, 9, और इसके आंसर कितना आ गया, 9 मीटर। ये इसका कितना रहेगा सर, 9 मीटर क्या रहेगा सर, हमारा आंसर रहेगा 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, राइट आंसर। देखिए इसको वापस देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या गिवन था कि सर एक क्यूबॉइड है, एक घराब है, एक कमरा है, रूम, उसका फर्श जो है, फर्श कैसा होगा, रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ कितनी 15 मीटर है, और टाइल्स इसमें 7500 टाइल्स लगाई गई है, और टाइल्स की जो डायमेंशंस, ये टाइल की विमाई कितनी 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो छोटा से बड़े में गया तो भाग कर गए, तो डिवाइड कर दिया 100 का, तो इन दोनों में डिवाइड कर दिया 100 का। अब हमें जब भी अब टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स अगर फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करोगे, सर ये टोटल कितना एरिया है इसका पता कर लो, और इसमें 1 टाइल के एरिया का डिवाइड कर दो, टोटल एरिया में 1 टाइल के एरिया का डिवाइड कर दो, ये हमारे क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। तो जैसे हमने फ्लोर का एरिया किया, तो फ्लोर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ तो 15 मीटर गिवन है, ब्रीथ हमें गिवन नहीं है तो ब्रीथ लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने, 7500, 7500। टाइल ऑफ एरिया, टाइल्स का एरिया कितना है, 15/100 मल्टीप्लाई 12/100। जब यहाँ से इनको सोल्व करना स्टार्ट किया तो 100 दोनों ऊपर चले गए, क्योंकि सबसे नीचे होते हैं ऊपर चले जाते हैं, और इधर जो b रखना था, केवल ब्रीथ रखना था, तो जो यहाँ पे डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में चला गया, और मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में चला गया। 15 से 15 हट गया, इसमें 25 का 3 टाइम, इसमें 25 का 4 टाइम, 100 का इधर 0 पहले से हट चुके थे, 4 का 12 में 3 टाइम, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 टाइम, और 9 मीटर आ गया। देखो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, डिवाइड आपको बहुत ईजी हो जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि नंबर ऑफ टाइल्स एक्चुअल में होता क्या है। नंबर ऑफ टाइल्स एक्चुअल में टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, और उसमें डिवाइड किसका करना है, 1 टाइल के एरिया का। ये अगर आप पता कर लोगे तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये याद रखना कि जब भी आपको कहीं भी अगर आपको टाइल लगानी हो, या कलर फर्श करना हो, या फिर उसके ऊपर चटाई बिछानी हो, तो क्या होगा कि सर टोटल एरिया फाइंड आउट करो, उसमें से 1 जो डायमेंशन है, 1 टाइल का डायमेंशन कितना है उसका डिवाइड कर दो। इसी तरह जैसे कई बार रुपीज आता है तो क्या करेंगे, सर टोटल रुपीज, हमारा टोटल खर्च कितना है, जैसे आता है ना कि टोटल व्हाइट वॉशिंग करने का या सफेदी करने का कुल खर्च इतना है, तो पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटल रुपीज, उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐसे फाइंड आउट करेंगे, सर टोटल रुपीज तो ऊपर रखेंगे, टोटल ऊपर रखेंगे, और उसका जो रेट है, यानी कि कहा जाता है ना कि 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से, तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा कि आपने कितने एरिया पे आपने क्या किया, सर सफेदी की है या व्हाइट वॉशिंग की है। तो इस तरह से क्या होगा, टोटल में 1 का डिवाइड कर दो, तो टोटल कितना था, फ्लोर था, टोटल फ्लोर का एरिया कितना था, 15 मल्टीप्लाई ब्रीथ, और उसमें 1 टाइल का एरिया कितना था, 15/100 मल्टीप्लाई 12/100। फिर हमने वहां से ब्रीथ फाइंड आउट कर ली। और कई बार क्या करेगा कि सिंपल से आपको ब्रीथ और ये लेंथ दे देगा, इसकी लेंथ और ब्रीथ देगा, इधर ये दोनों देगा, और कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करो। तो क्या करना है, इसके टोटल एरिया में इसका डिवाइड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास में आ जाएगी। लेकिन फॉर्मूला ये रहता है जब भी आपको टोटल टाइल्स, टोटल ब्लॉक्स, इस तरह के आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो इस तरह हमने टोटल 20 क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट नंबर 4 के कंप्लीट कर लिए हैं। आप एक बार के लिए फिर से ई परीक्षा ऐप में जाइएगा और वहां पर मॉक टेस्ट नंबर 4 को वापस सबमिट कीजिएगा, ताकि आप खुद एक बार जब दोबारा बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमने सॉल्यूशन देखने के बाद में कितने क्वेश्चंस को वापस से सोल्व कर पा रहे हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका वापस से सॉल्यूशन देखिएगा और उसको अच्छे से बनाएगा। हमने टोटल 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आप एक काम कीजिए, जब चारों टेस्ट कंप्लीट कर लो तो एक बार के लिए फिर से टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 और टेस्ट नंबर 4 चारों टेस्ट को फटाफट से ई परीक्षा ऐप में से सबमिट कीजिएगा और उसके बाद में वापस इसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। ताकि क्या होगा, देखो टोटल अगर काउंट करें तो हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 20 × 4 कितना होता है 80 क्वेश्चंस। तो एक बार से 80 क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए थे, पीछे के वर्ष में जो क्वेश्चंस आए थे केवल वही क्वेश्चंस हैं। तो आपको 80 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया और इनको एक बार आप वापस सॉल्व कर लीजिएगा, वापस टेस्ट सबमिट कीजिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे करते रहेगा और इसी तरह अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेगा। और आपको जल्द ही आपके लिए भी
जो बुक आप बुक भी मंगवा सकते हो, हमारी मैथ्स प्रैक्टिस बुक, जिसको भी आप सोल्व कर सकते हो और सोल्व करके उसका भी वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं जल्द ही। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और telegram.me/navodaya school गूगल में सर्च करके इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की न्यूज़, आपको हर तरह का अपडेट यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए 8696503800 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। और आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में। बाकी आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू।